आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। क्या लुभावनी स्कीम से आपको ललचा रही है फर्जी कंपनियां? क्या आप हो रहे हैं ऐसी कंपनियों का शिकार? आप इनके झांसे में ना आए, MLM के जाल में ना फंसे। कई फर्जी कंपनियों का चैनल वन ने किया है पर्दाफाश। Alexei Molotov here. He's a Russian. He's operating the scheme here. सावधान रहे, गलत जगह पैसे इन्वेस्ट ना करें। हमारे 20 से 25 कंपनी हमारे लिस्ट में लगातार लोग फोन कर रहे हैं कि हमें पैसे वापस नहीं मिल रहे हैं। देखते रहिए MLM का फर्जीवाड़ा, सिर्फ चैनल वन पर। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइमेट। पाक की नापाक हरकत से देश गुस्से में। शहीद परिवार वालों के घरों में मातम पसरा है। राजनीतिक गलियारों में बयानों की आ गई है। बीजेपी ने रक्षा मंत्री के बयान पर नाराजगी जताई है, तो वहीं सरकार के नुमाइंदों ने बयान के साथ साथ सवाल भी अब खड़े होने लगे हैं। जो तमाम तरह के बयान आ रहे हैं वो किसी भी पार्टी से। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक यूं ही सरहदों पर हमारे जवानों का खून बहता रहेगा? सरकार कब कोई ठोस आक्रामक कार्रवाई करेगी?
देश के हर कोने से पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने की मांग अब उठने लगी है। भारत सॉफ्ट स्टेट की छवि बना चुका है और ये दिखती है और नजर भी आती है। इसी वजह से पाकिस्तान हर बार नाबाक हरकत करने में कामयाब होता है और अपनी करतूतों से बच निकलता है। लेकिन सवाल यह भी है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास आखिर रास्ते हैं क्या? पाकिस्तान को लेकर देश भर में गुस्सा है। हमारा पड़ोसी मुल्क कई बार सीज फायर का उल्लंघन कर चुका है, लेकिन भारत ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जिससे कि लगे कि बस अब और नहीं। हमेशा की तरह एक बार फिर से पाकिस्तान इस बात से इंकार करता है कि उसके सैनिकों ने भारतीय सीमा में घुसकर फायरिंग की, लेकिन लोकतंत्र के मंदिर में तो हमेशा की तरह एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का दौर जारी है। रक्षा मंत्री लगातार विपक्ष के निशाने पर। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है अध्यक्ष जी कि रक्षा मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें पहले दिन में दी गई विज्ञप्ति के सारे तथ्यों को पूरी तरह बदल दिया और इस तरह बदला कि उस घटना का स्वरूप ही बदल गया। मामला बहुत बड़ा है, देश की सुरक्षा का, आत्मसम्मान से जुड़ा, लेकिन बीजेपी ये गिनाने में जुटी है कि किसके राज में कितनी बार घुसपैठ हुई और फिर कितने हमले हुए। बीजेपी जहां सरकार को कमजोर बताने में जुटी है तो वहीं कांग्रेस ने भी गिनाने में देर नहीं की कि बीजेपी के शासनकाल में कितनी बार आतंकी हमला हुआ। बीजेपी जवानों की शहादत की बात करती है। अप्रैल 2001 में बांग्लादेश बॉर्डर पर 16 बीएसएफ के जवानों की हत्या पर वो खामोश थी। एनडीए शासनकाल 1998 से 2004 में ज्यादा आतंकी हमले हुए और जम्मू कश्मीर में कुल 6115 आम नागरिक मारे गए, औसत 874 प्रतिवर्ष, जबकि यूपीए के शासन में पिछले साल सिर्फ 12 मौतें हुई। पिछले 2 दशक में ये सबसे कम है। एनडीए शासनकाल 1998 से 2004 में जम्मू कश्मीर में कुल 23,603 आतंकी घटनाएं हुई और औसतन 3,372 प्रतिवर्ष, जबकि यूपीए के अंदर पिछले साल 220 आतंकी घटनाएं हुई, पिछले 2 दशक में सबसे कम। सरहद पर हमारे जवान शहीद हुए और ये कोई पहली बार नहीं, शायद ये भारत की कमजोर विदेश नीति का ही नतीजा है, जिस वजह से आए दिन हमारे जवानों को जान गंवानी पड़ती है। लेकिन शायद सियासतदानों ने इस मौके पर राजनीति करना ही उचित समझा और दोनों पार्टियां ये बताने की होड़ में हैं कि आखिर किसके शासनकाल में कितने जवानों की जान गई। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल न्यूज। चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ बीडी मिश्रा जी हैं, आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं और बहुत करीबी तरीके से सेना को जानते हैं और तमाम उनकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उसके ऊपर भी काफी उन्होंने वर्क भी किया हुआ है। साथ ही शक्ति सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ में हैं। इसके अलावा हमारे साथ 2 और मेहमान खास जुड़ेंगे। नीलेंद्र कुमार जी जो मेजर जनरल हैं, थोड़ी देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा कप्तान सिंह सोलंकी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर बाद। लेकिन शुरुआत में यहां पर करना चाहूंगा मिश्रा जी आपसे। सर, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, क्या संकेत इससे बाहर जा रहा है आपके हिसाब से? जहां तक भारतीय सीमाओं का सवाल है, लाइन ऑफ कंट्रोल का सवाल है, वहां पर आज के दिन में एक पैरिटी नहीं है। भारतीय सैनिक और पाकिस्तानी सैनिक आमने सामने खड़े हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर गन का माहौल होता है, डोमिनेशन का माहौल होता है, हिम्मत का माहौल होता है और वहां पर अगर इस माहौल में कहीं कमी आती है तो कैजुअलिटीज होती है, जैसे हमारी कैजुअलिटी हुई है। और इसके मायने होते हैं कि कहीं इच्छा शक्ति, कहीं दृढ़ता, कहीं ऑर्डर्स की कहीं कमी है और इसके वजह से हमारी ये कैजुअलिटीज हो रही हैं। जरूरत आज ये है कि पाकिस्तान को यह यकीन हमको कराना चाहिए कि अगर वो कैजुअलिटी हमारे ऊपर करेगा तो उसकी कैजुअलिटी होगी, अगर वो फायरिंग करेगा तो हम फायरिंग करेंगे। और ये कभी भी नहीं होगा कि पाकिस्तान हमारे ऊपर कैजुअलिटी करके चला जाए और बच के चला जाए। इस बात की आज जरूरत है और यही एक मैसेज भारत को देना है पाकिस्तान को। शक्ति जी, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? निश्चित तौर पे ये जो घटना हुई है दुखद है, लेकिन इस तरह की घटनाएं पिछले महीनों से, लगातार कुछ महीनों से बढ़ती जा रही हैं और सिर्फ इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं क्योंकि हमारा जो स्टैंड है, जो भारत पाकिस्तान रिलेशनशिप का जो स्टैंड है, वो बहुत क्लियर नहीं है।
और बहुत ढुलमुल रहा है जो विदेश नीति है और जो डिप्लोमेटिक स्तर पर जो ढुलमुलता रही है, जिसके कारण आज ये स्थिति बनी है कि हमारे सैनिकों को मुंह की खानी पड़ रही है। वहां पे हमारे सैनिक बहादुर हैं, वो हर एक स्थिति से निपटने में सक्षम हैं, लेकिन जैसे मिश्रा जी ने कहा कि उनको आज एक दृढ़ कमांड की जरूरत है, एक दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत है, और जो कहीं ना कहीं जो भारतीय रणनीतिकार हैं या जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां हैं या सरकार है, उसमें उसकी कमी दिख रही है, जिसका परिणाम यह है कि हमारा जो मोरल है वो सीमा पे, एलओसी पे कमजोर होता दिख रहा है और देश के अंदर एक जनाक्रोश पैदा हो रहा है इसको लेकर। ठीक है शर्मा जी, ये जो सवाल अब शुरू हुआ था घुसपैठ से लेकर के, अब इस सवाल के ऊपर केंद्र की नीतियां भी आ गई हैं। हम लगातार पंचशील एक्ट की बात करते हैं जो नेहरू जी के टाइम पे था, और शायद उसी के ऊपर अभी भी हम काम कर रहे हैं और उसी के हिसाब से चीजें चल भी रही हैं, जहां तक मेरी जानकारी है। सर अगर मैं, मिश्रा जी अगर मैं गलत हूं तो प्लीज ठीक कीजिएगा, पर क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र की कांग्रेस सरकार अब बैकफुट पर आ चुकी है, आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे और उसी का नतीजा यह है कि हमारे जवान मर रहे हैं? क्यों ना ये माना जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने देश के जवानों को, जिन्होंने वहां शहीद अपनी प्राणों को न्यौछावर करा है देश की रक्षा करते हुए, उनको मैं श्रद्धा से अपना सम्मानित करता हूं। और ये रही जो आप कह रहे हैं कि सरकार कमजोर है, सरकार ऐसी बात नहीं है, ना तो सरकार कमजोर है ना हिंदुस्तान का सिपाही कमजोर है। एक हिंदुस्तान में हमेशा रही है सहनशीलता। सिपाही को तो कमजोर कर रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रही है। हमारे जवान वहां बॉर्डर पर खड़े हैं और मजबूती से खड़े हैं। और रही बात दूसरी, हिंदुस्तान में एक सहनशीलता शब्द है जिसका कि हमारी सरकार भी देख रही है कि सहनशीलता से जितना काम लिया जाए अच्छा है, क्योंकि इस मकसद के पीछे किसी सरकार या किसी देश का हाथ नहीं है। ये उन आतंकवादी संगठनों का हाथ है जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान, हिंदुस्तान या कोई और भी देश आपस में संधि करके एक साथ रहें, तरक्की करें। ये कुछ ऐसे संगठन है जो हमेशा आपने पीछे देखा हमारे जवानों के सर काट दिए गए। इसका मतलब साफ क्लियर है, कोई देश ऐसा नहीं करता, उस देश के छिपे आतंकवादी करते हैं जो दोनों देशों को नहीं मिलने दे रहे हैं, दोनों देशों की तरक्की में बाधा डालना चाहते हैं। और ऐसा नहीं कि हमारा देश कमजोर है, हमारे सिपाही कमजोर है, समय आने पर वो जवाब देंगे, जान की बाजी लगा। मिश्रा जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सहनशीलता अभी हमें बरतनी चाहिए? और देखिए, मैंने जब से भारत इंडिपेंडेंट हुआ, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ था तो मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था। घर में अखबार आता था, अखबार पढ़ते थे और तो पूरा इंटरैक्शन होता था। उस दिन से लेकर के और आज तक जितना भी पाकिस्तान का एक्शन हमारे खिलाफ रहा है, उसमें छद्म रहा है, सरप्राइज रही है, उसमें धोखा रहा है, अटैक रहा है। 1947 में उन्होंने जब भारत पर, कश्मीर पर हमला किया था तो उन्होंने कहा कि यह कबायलियों का हमला है, जबकि पाकिस्तान आर्मी ने हमला किया था। 1965 में जब उन्होंने कश्मीर में घुसपैठिए भेजे थे तो उन्होंने कहा ये तो वहां के फ्रीडम फाइटर हैं, जबकि उनकी आर्मी आई थी। 1971 में बांग्लादेश में, वहां पर इन लोगों ने कहा कि वहां का लोकल प्रॉब्लम है, जबकि वहां के पाकिस्तानी सोल्जर उन पर, बांग्लादेशियों पर अत्याचार कर रहे थे। फिर कारगिल में 1999 में वहां पर जब हमारी फौजें वहां पर जाड़े में नीचे आ जाती हैं तो इन्होंने बंकर ऑक्युपाई कर लिए थे और उस पर हमला करना पड़ा। मैं कहना यह चाहता हूं कि जहां तक पाकिस्तान के साथ हमारा व्यवहार है, हर बार पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लेके हमारे ऊपर आक्रमण किया है। और उस इनिशिएटिव के बाद क्या हुआ, 1948 में हम यूनाइटेड नेशंस चले गए और वो कश्मीर का मामला जब हमारी फौजें वहां पर मुजफ्फराबाद के पास थी तब उरी में रोक दिया गया, वन साइडेड सीज फायर हुआ, मामला चला गया यूनाइटेड नेशंस में और आज तक वो हम प्रॉब्लम भुगत रहे हैं। 1965 में जब लड़ाई हुई तो हम लोगों ने जाके उनको हाजी पीर पास दे दिया जिस पर हमारी फौजों ने कब्जा किया था। 1971 में 93,000 प्रिजनर्स हम लोगों ने पकड़े थे, उनको वापस कर दिए। कारगिल में जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध के बाद भी शायद हमको फिर चेतना चाहिए था, लेकिन आज तक हम चेते नहीं हैं। हम उनको हमेशा एक मौका देते हैं फिर हमला करने का और उस पर रिएक्शन बहुत कम होता है। देखिए, लांस नायक हेमराज का आज के 7 महीने सर कटा था। पाकिस्तान आर्मी में एक रिवाज है और वहां पर उन लोगों उसको जिसने सर काटा था 10,000 रुपए, 10 लाख रुपए उसको इनाम मिले थे।
5 लाख रुपए इनाम मिलते हैं अगर कोई आदमी हिंदुस्तान के फौज के सिपाही का हथियार लेके जाता है, 3 लाख रुपए मिलते हैं अगर वो मारता है। तो ये चीजें इसलिए बढ़ रही हैं कि रिटेलिएशन हमारा नहीं है, हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर हमारे सोल्जरों को मोटिवेशन नहीं है, उनको ये क्षमता नहीं दी गई, उनको ये ऑर्डर नहीं दिया गया है कि अगर आपका नुकसान होता है तो आप जरूर नुकसान करिए। बॉर्डर पर कोई भी डिप्लोमेसी नहीं काम करती है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर कोई बातचीत नहीं काम करती है, वहां पर गन कल्चर है, उस गन कल्चर में आपको खरा उतरना है, तभी आपकी सेफ्टी रहेगी और देश के सैनिक सुरक्षित रहेंगे। शर्मा जी, अभी आप मानते हैं इस चीज को, इतनी लंबी बात जो कही है यहाँ पर मिश्रा जी ने, उसके बाद भी आपको लगता है कि अभी भी सहनशीलता, अभी भी बातचीत? मिश्रा जी की बात से मैं कहीं हद तक सहमत भी हूं। हिंदुस्तान हमेशा चाहता है कि प्यार और समझौते से काम हो, लेकिन वक्त आने पर वो ऐसा नहीं कि चुप बैठेगा। हमारे देश के जवान हमारे वक्त आ चुका है सर, किस वक्त का आप इंतजार कर रहे हैं? नहीं, वक्त आ चुका, कितने मरेंगे हमारे जवान? जो पार्टी सत्ता में होती है, चाहे एनडीए हो, 57 बार वो जनवरी से लेकर अभी तक बकौल आपके सुरक्षा मंत्री वो एंटर कर चुके हैं। नहीं, जैसे हम एक्शन लेते हैं उधर से मैसेज आता नहीं हमारा काम नहीं है, हम लोग एक्शन ले रहे हैं। आज भी जैसे ऊपर से रक्षा मंत्री ये बयान देते हैं कि वो किसकी ड्रेस के अंदर आए थे। क्या आपको नहीं लगता इस तरह का बयान भी चीजों को गुमराह करता है? मैं यही बताना चाहता हूं, रक्षा मंत्री जी के पास जरूर ना कोई खबर होगी इस तरह की, क्योंकि उन्होंने जो बयान दिया है, कौन सा ऐसा डीएनए टेस्ट उन्होंने करा लिया जिन्होंने इस बात पे? नहीं, जरूर है कि वर्दी में आतंकवादी भी आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं आ सकते। यही तो दो देशों में आपस में लड़ाने की बात है। अगर पाकिस्तान खुल के सामने है तो हम उसको जवाब दे देंगे, और हमारी फौज में इतनी ताकत है, समय आने पर हमने दिया भी है। ऐसा नहीं कि वो खुलेआम लड़े, वो चोरों की भांति है। नहीं, शक्ति जी, मैं आपको बुलाना चाहूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम इस चीज पे हमारी डिबेट कल भी हुई थी और ये लगातार ये बात निकलती हुई आ रही थी कि क्या सेना का एक जवान का मनोबल वहां पर नहीं गिरता होगा जब ये सुनता होगा कि अगर रक्षा मंत्री ये बात कह रहे हैं, क्योंकि ठीक है उस बात को लेकर अपने बयान दे चुके हैं तमाम लोग। पॉलिसी के लेवल पे कहीं भी क्लैरिटी नहीं है, ये सरकार पॉलिसी के लेवल पे कहीं भी क्लियर नहीं दिख रही है। और जहां तक पड़ोसी राज्यों का सवाल है, देशों का सवाल है, आप देखिए चाइना लगातार हमारे अंदर घुसता चला आ रहा है। आज भी उसने उत्तराखंड के से लगे सीमा पर उसने कुछ ना कुछ खुराफात किया है। पिछले 3-4 महीने से 6 महीने से पिछले वो लद्दाख और लेह लद्दाख के इलाके में वो लगातार घुसपैठ करता रहा है और भारतीय सैनिकों को वहां सीमा पर अपनी ड्यूटी निभाने से रोक रहा है। और वो ये दावा कर रहा है कि जिन इलाकों में भारतीय सैनिक अपनी सेना जो वहां पे चौकी पे जो काम कर रही है वो उनके सीमा क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन हमारे जो नीति निर्धारक लोग हैं, जो हमारे मंत्रीगण हैं, चाहे वो विदेश मंत्री हो चाहे वो रक्षा मंत्री हो, इस तरह के मुद्दों पर वो सीरियस नहीं दिख रहे हैं और देश बहुत ही एक ढुलमुल नीति से चलाया जा रहा है। ऐसा मैसेज लोगों के अंदर जा रहा है जिसको लेकर काफी लोगों के अंदर आक्रोश है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो या सड़क पे हो। जनता पूरी तरह से चाहती है कि पाकिस्तान के इस कृत्य का भारत पुरजोर विरोध करे और सही उत्तर दे। ठीक है, कप्तान सिंह सोलंकी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के आप नेता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आप बताइए किस तरह से इस पूरे मुद्दे को आप देख रहे हैं और कैसे ये पूरा मुद्दा अब आगे जाते दिखता है? देखिए, ये पूरा मुद्दा एक इंडिकेशन है इस बात का कि हमारी सरकार को सुरक्षित रख नहीं पा रही है। इसलिए जितने नेबरिंग कंट्रीज हैं, चाहे फिर वो चीन हो और चाहे फिर वो पाकिस्तान हो, वो लगातार अपने देश की सीमा में घुसते चले जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि चीन के लोग 19 किलोमीटर अंदर घुस आए, उसके पश्चात जैसे तैसे समझौता हुआ तो फिर उसके पश्चात हमारी जो सेना गश्त दे रही है उसके ऊपर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पाकिस्तान का भी अगर विचार करेंगे तो पिछले 8 महीनों के अंदर 157 बार हमारी सीमा का उल्लंघन हुआ है और पिछले महीने में 17 बार उल्लंघन हो चुका है। हेलो, आवाज नहीं जा रही? जी सर, मैं आपके पास आऊंगा, पर जब मिश्रा जी जो बात यहां पर अभी कही कप्तान सिंह सोलंकी साहब ने, ये बात इंट्रूजन हो रहे हैं, चीन हमारी तरफ एक तरह से दबाव डाल रहा है, पाकिस्तान एक तरफ, हम जिस तरह के पड़ोसियों से घिरे हुए हैं, बहुत ज्यादा सर्वाइव करना भी हम लोगों का बहुत मुश्किल दिख रहा है। पर सर, जब स्ट्रेटजीज बनती हैं, जब कूटनीति होती है, डिसाइड होती, क्या उसमें डिसाइड होता है, क्या देखा जाता है? अगर हम पाकिस्तान की ही बात करें तो कैसे रणनीति तैयार होती होंगी, इसके ऊपर जरा आप बताएं कुछ। देखिए, अगर आप बातचीत का सिलसिला रखना चाहते हैं तो आपको एक बॉटम लाइन रखनी पड़ेगी। बातचीत का सिलसिला एट एनी कास्ट नहीं हो सकता है।
अगर आप पाकिस्तान से अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, पाकिस्तान के साथ अच्छी एक नीति रखना चाहते हैं और पाकिस्तान के साथ आपका एक अच्छा इक्वेशन होना चाहिए, तो एट एनी कास्ट नहीं हो सकता है। पाकिस्तान आपके ऊपर अटैक करता रहे, पाकिस्तान आपके यहां आतंकवादी भेजता रहे और फिर भी आप उससे बातचीत करते रहें, फिर भी आप उसको इनवाइट करते रहें, तो यह समस्या है और यह कोई तरीका नहीं है। आपको पहली बात तो यह है कि टिट फॉर टैट करना पड़ेगा। अगर आपके यहां आतंकवादी पाकिस्तान के ऑक्युपाइड कश्मीर से आ रहे हैं, वहां पर इतने बड़े कैंप हैं और वहां पर ट्रेनिंग उनकी हो रही है, आपके बॉर्डर पर सिपाही मारे जा रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के भीतर लोग आके आपको अटैक कर रहे हैं, तो आपको कड़ा स्टैंड लेना पड़ेगा, उसका जवाब देना पड़ेगा। आपको देश के बॉर्डर की सुरक्षा करनी पड़ेगी और यह सुरक्षा होने के बाद ही आप अपने व्यवहार की बात सोचें, बातचीत की बात सोचें और इंटरएक्शन की बात सोचें। यह मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, नहीं तो हर पहलू सफर ही करते हैं। बिल्कुल, हर पहलू पर ध्यान रखते हुए आगे काम करना होगा। छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो तमाम और पहलुओं को हम छूने की कोशिश करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई सेना के पास वो सब चीजें मौजूद हैं जिसको लेकर के जिसकी जरूरत उनको जमीनी तौर पर है, और वो किस पैमाने पर मौजूद है, और क्या उन चीजों के होने से हम काउंटर बैक कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक। टूट नहीं रहा है क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार, 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा 1 ही रुपया है, चल तू दे दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। जगदीश शर्मा जी, जरा एक बात बताइए, जो अजय माकन जी ने ट्वीट करके आज जो आंकड़े दिए, क्या जरूरत थी उनको ये आंकड़े देने की? क्या ये जख्मों के मरहम के ऊपर नमक छिड़कने वाला काम नहीं है? जख्म लगे और आप आंकड़े दिखा रहे हैं कि एनडीए शासनकाल में इतने मरे थे। क्या जरूरत थी सर इसकी? आज समय है राजनीति ना करने का जी। जब हिंदुस्तान की बात होती है तो सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए जी। अगर आज भाजपा को लगता है कि हम फेल हो गए हैं तो उनका भी कर्तव्य बनता है कि कांग्रेस के साथ बैठकर पार्लियामेंट भंग करके नहीं, बंद करके नहीं, बैठ के बात करनी चाहिए। बिल्कुल वाजिब बात है। और कोई रणनीति बनानी चाहिए। हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं, आज पूरे संसार में हिंदुस्तान की छवि बनी है और उभरकर निकला है। माकन जी ने ठीक नहीं किया ना? नहीं, माकन जी ने जो स्टेटमेंट दिया वो एक नेताओं के जो उन्होंने कहा कि नहीं किया, उनका जवाब दिया है माकन जी। बहुत किसका जवाब दिया? उन्होंने आंकड़े गिना दिए, बोले कि हमारे शासनकाल में इतने मरे थे। उन्होंने कहा सरकार फेल हो गई। सरकार कहीं फेल नहीं है। सरकार जब कोई भी सरकार जब सीट होती है तो हर एंगल से सोच के चलती है। ऐसे आंकड़े बताना जो क्या उन जवानों की शहादत के ऊपर आप मजाक नहीं कर रहे, आंकड़ेबाजी कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई भी मौका मिलते ही पहले कहते हैं पार्लियामेंट बंद कर। किसी के भी शासनकाल में मरा हो जवान तो जवान है। मेरी बात तो सुना, पार्लियामेंट बंद करना कोई
अच्छा काम नहीं है। अगर उनको लगता है जब भारत अटैक हुआ है तो भारत के साथ सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए और पार्लियामेंट में बैठ के नीति बनानी चाहिए हमें क्या करना है। आज अगर कांग्रेस पार्टी या सरकार कोई बड़ा एक्शन लेती है तो यही विपक्ष वाले लोग कह देंगे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल का जवाब दीजिए, उन्होंने आंकड़े तो नहीं मांगे थे आपसे। जवाब देते हुए आंकड़े बताए हैं। ठीक है, कप्तान सिंह सोलंकी साहब, ऐसा कौन सा सवाल आपने कर दिया कि जो अजय माकन जी को आंकड़े देने पड़े आपको? जो कुछ स्टेटमेंट किया उन्होंने, अपनी जो असफलता है, अपनी जो अक्षमता है जी, तो राष्ट्रीय इच्छा शक्ति सरकार में चाहिए, उसकी जो कमी है जी, उसको उन्होंने ढांकने की कोशिश की है जी। अजय माकन का बयान जो है चुनावी बयान है, चुनावी भाषण है। पाकिस्तान का जो अटैक हो रहा है उसके बारे में तो विचार सबने मिलकर के करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि सभी राजनीतिक दलों का काम राष्ट्र की सुरक्षा होना चाहिए, सबने मिलकर के कोई सामूहिक इच्छा शक्ति बनानी चाहिए। अच्छा, इस देश में कोई कमी नहीं है, सेना यहाँ की कमजोर नहीं है। हमने 1971 में देखा है कितनी बड़ी विजय हमने प्राप्त की थी। हमने कारगिल के युद्ध के अंदर देखा है कितनी बड़ी विजय हमने प्राप्त की थी। आज वो विजय हम आज भी प्राप्त कर सकते हैं। आप संसद क्यों नहीं चलने दे रहे? आप संसद चलाइए ना फिर, यही तो बात शर्मा जी कह रहे हैं। संसद में तो कोई भी विषय जब सरकार की तरफ से इस तरह का होता है, अगर बयानबाजी झूठी होगी, अगर उसमें बयान के अंदर अंतर होगा, हमने तो मांग यही की है कि आप आकर के सदन में बताइए। लेकिन सदन में राज्यसभा में रक्षा मंत्री खड़े हुए तो उन्होंने ये कहा कि वो तो हमने जो सेना के चीफ ने और वहां पर जो फीडबैक आया था उसके आधार पर हमने बयान दे दिया। अरे इतनी बड़ी घटना घट रही है, आप इस तरह का बयान दे रहे हो और बयान ऐसा दे रहे हो जैसे कोई पाकिस्तान का नेता अपनी सुरक्षा के अंदर बोल रहा है। अब इस तरह की बात अगर रक्षा मंत्री के द्वारा राज्यसभा में होती है तो उसका विरोध हम कहां करेंगे? संसद में तो करेंगे ही। अगर वास्तव में उसके अंदर लगता है, सोनिया गांधी ने भी नाखुशी जाहिर की है, उन्हें भी कहा है कि नहीं, और इधर कमलनाथ का भी बयान आ रहा है, हमको तीसरा बयान देना चाहिए। अब यह अगर स्थिति है तो जल्दी से निराकरण करके सही बात बताना चाहिए, संसद आगे चालू हो जाएगी। मैं शक्ति जी, ये जो आंकड़ेबाजी हो रही है ये किस चीज को लेकर के? इसमें तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है, क्योंकि देश के अंदर से जो मैसेज जाना चाहिए था, एकजुटता का मैसेज जाना चाहिए था, दृढ़ता का मैसेज जाना चाहिए था, वो नहीं जा रहा है। आज हमारे पड़ोसी देश ये जान रहे हैं कि भारत कंप्लीटली एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस के दौर से गुजर रहा है, चाहे वो सरकार के लेवल पे हो या राजनीतिक दलों पर हमने जवानों की मौत को आंकड़ों में क्यों तोल दिया? वही चीज, तो वही आंकड़ों की बात, ये यहाँ पे ये कॉमन सेंस की बात है कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए और देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। जिन जवानों की जान गई है वो महत्वपूर्ण है, उसकी भरपाई कैसे की जाए या सरकार कौन सा स्टैंड ले जिससे कि एक सख्त मैसेज उन देशों के हुक्मरानों के पास जाए कि इस तरह की घटना अगर वो करते हैं तो आने वाले समय में क्या एक जवान का मनोबल ये जब वो सुनता होगा कि एनडीए शासनकाल या इस तरह की बातें जाती हैं, क्योंकि मीडिया भी कवर कर रहा है, मीडिया भी दिखा रहा है, क्या होता होगा उसके आत्मविश्वास को? जहां तक फौजी का सवाल है, जाहिर सी बात है कि अगर उस पर कैजुअलिटी होगी तो उसका मोराल नीचे होगा जी। मैं एक्सप्लेन आपको करना चाहता हूं कि वाकई ये एम्बुशेज जो होते हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी होती है, वो कैसे होता है। मुझे एक बात पर काफी ताजुब होता है कि ये कोई रात में वहां पर एम्बुश हुआ, रात में अंधेरी रात थी। जब एम्बुश हुआ तो एकाएक पाकिस्तानी सोल्जर वहां छुपे हुए थे और छुपी हुई अपनी पोजीशन से जो एक पेट्रोल आ रही थी जिसमें 6 लोग थे, भारतीय सैनिक थे, उन पर फायर किया। 5 उसमें मर जाते हैं, एक घायल होकर गिर जाता है। गांव आस पड़ोस के जो गांव हैं वो लोग घर में बच्चे रोने लगते हैं और छुप जाते हैं। ये 20 आदमी या जितने भी आदमी हैं ये पाकिस्तान की सीमा में वापस चले जाते हैं। वहां पर कौन ऐसा आदमी था जिसने ये बताया कि ये लोग आतंकवादी थे या ये फौजी नहीं थे? वहां पर जो पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम होती है, बॉर्डर एक्शन टीम जितनी, वहां पर मैं 3 साल तक वहीं पलटन कमांड किए हूं। 3 नाम आए हैं, चकंदीबाग, चीता और सरला। ये हमारे 21 पोस्टों में से ये 3 पोस्ट थी। मुझे मालूम है जी, पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आदमी नहीं तब तक आ सकता है जबकि वहां के जो चौकियां हैं वो उनको परमिट न करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जितने बॉर्डर के गांव हैं, पाकिस्तान की फौज उनके जितने भी वहां पर पंच हैं, सरपंच हैं या गांव का वहां हेडमैन है, उनको रिस्पांसिबल होल्ड करता है कि तुम्हारे यहां से कोई आदमी बिना मेरे से पूछे कुछ नहीं करेगा जी। तो ये कैसे कोई कह सकता है कि ये भी सोचने का विषय है। वो लोग किस देश में थे, कौन थे?
हम तो ये मान के चलेंगे कि वह पाकिस्तानी फौज है, एक टैक्टिक्स के तहत आके हमारे ऊपर हमला किया। ठीक है। जगदीश गांधी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप शिक्षाविद हैं और लगातार इन मुद्दों के ऊपर बात भी करते रहते हैं, अपनी राय भी रखते हैं। गांधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे आप देखते हैं इस पूरे मुद्दे को जो हो रहा है? क्या आपको लगता है भारत का स्टैंड नरम है? क्या आपको लगता है कि अब वक्त आ चुका है कि जवाब दिया जाए? देखिए जी सर, मेरा मानना यह है जी कि आप कड़ा जवाब देंगे, और ये जवाब कई बार कड़े दिए भी गए हैं जी। हमारी और पाकिस्तान की इन लड़ाइयां हो भी चुकी हैं जी। हमने कभी अटैक नहीं किया, उन्होंने अटैक किया, उसमें हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए युद्ध किया। अब प्रश्न यह है कि ये समस्या तो कश्मीर वाली है, ये तो जब से देश का बंटवारा हुआ है 15 अगस्त 1947 को तभी से बनी हुई है जी। इसके निपटाने के लिए कितने बार हम लोगों ने चर्चाएं की, कितनी मीटिंग की, और ये इशू आज तक रिजोल्व नहीं हुआ है। युद्ध हुए थे, तमाम वार्ताएं हुई, लेकिन ये समस्या नहीं पाकिस्तान कर रहा है वो कितना सही आपको दिखता है? हमें कैसे जवाब देना चाहिए? हमें इसके लिए परमानेंट सॉल्यूशन देखना होगा जी। एक बार कई लोग कहते हैं ये खड़ा उत्तर दीजिए, तो खड़ा उत्तर तो युद्ध है, युद्ध हम छेड़ सकते हैं। हर युद्ध का परिणाम अंत में केवल एक होता है कि दोनों का विनाश। पर गांधी जी, आप जगदीश गांधी जी एक बात बताइए, ठीक है हम युद्ध की बात नहीं कर रहे हैं, अगर हम युद्ध ना भी करें पर हमें कड़ा संदेश, कड़ा मैसेज हमारी बातचीत के जरिए, हमारी प्रतिक्रिया के जरिए भी नहीं दे पा रहे हैं, ये भी तो प्रॉब्लम हो रही है कि भारत का गणराज्य ये प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में शांति हो, सारा विश्व सुरक्षित हो। भारत का गणराज्य प्रयत्न करेगा कि विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंध हो और सम्मानजनक संबंध हो। भारत का गणराज्य प्रयत्न करेगा कि सारे विश्व में एक कानून हो और सभी राष्ट्र उसका पालन करें जी। भारत का गणराज्य प्रयत्न करेगा कि जो आपसी मतभेद है संसार में विभिन्न राष्ट्रों के बीच में आपस में, उनका निपटारा मध्यस्थों के द्वारा यानी आर्बिट्रेशन के द्वारा हो, आर्मामेंट मध्यस्थों के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। जगदीश गांधी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका भी यही कहना है। पर परमानेंट सोल्यूशन की उन्होंने बात की कि परमानेंट सोल्यूशन आखिर मिलेगा कैसे। छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे, ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो बात करेंगे उस परमानेंट सोल्यूशन की और बात उसकी भी करेंगे कूटनीतिक हमले की। अगर हम राजनीतिक तौर पर या हम लड़ाई के तौर पर अगर बात ना करें तो कूटनीतिक तौर पर कितने एग्रेसिव हम हैं पाकिस्तान को लेकर के जानने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।
चलिए, स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। लगातार हम बात कर रहे हैं उस विषय के ऊपर। मिश्रा जी, मुझे बताइए, कूटनीतिक तौर पर हम हमला क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कूटनीतिक तौर पर तो हम ऐसी कूटनीति बना सकते हैं ना जो एटलीस्ट एक ये मैसेज दे दे कि हाँ, भारत अब शायद थोड़ा एग्रेसिव है और हमें थोड़ा यहां बचकर या चीजों को संभल कर चलना होगा। अगर भारतीय लीडरशिप ये डिसाइड कर लेती है कि मुझे सिर्फ बातचीत करने से लगाव नहीं है, अपनी सुरक्षा से लगाव है, तो तमाम आंसर्स हैं। इसका एक कॉम्पोजिट अप्रोच होना पड़ेगा। कॉम्पोजिट अप्रोच में आपका नेशनल अप्रोच, नेशनल लेवल पर अप्रोच होगा, इंटरनेशनल लेवल पर अप्रोच होगा, कूटनीतिक अप्रोच होगा। हर पर कमी है। आपका इंटरनेशनल लेवल पर कमी है, आपके कूटनीतिक लेवल पर कमी है, आपके ट्रेड कॉमर्स के लेवल पर कमी है, आपके इंडिकेशन पर कमी है, आपके बॉर्डर पर कमी है, आपके लाइन ऑफ कंट्रोल पर कमी है, और आपकी जो बातचीत होती है उसमें भी दृढ़ता की कमी है। तो आपको एक कंपोजिट अप्रोच बनाना पड़ेगा। कंपोजिट अप्रोच में हर जगह आपको शो करना पड़ेगा, आपको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि आप दृढ़ हैं और आप कोई भी वार्ता के लिए, बातचीत के लिए, पीस के डिजायर के लिए आप अपनी सिक्योरिटी नहीं छोड़ेंगे, पहली बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां तक सवाल है आपके रिस्पांस का, रिस्पांस के माने न्यूक्लियर वार नहीं होता है। बिल्कुल, रिस्पांस के माने यह होता है कि जो बॉर्डर पर आपको सिचुएशन फेस करते हैं, उस सिचुएशन पर आप चुप न बैठें, उस सिचुएशन को आप उसी लेवल पर वापस टैकल करें। और ये वापस टैकल करने के माने ये नहीं होते हैं कि कोई आदमी वार मोंगरी कर रहा है या हम वार डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसके माने ये जरूर होते हैं कि हम ये डिक्लेयर करना चाहते हैं पाकिस्तान को कि हम वार तो नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको मार के वापस नहीं जाने देंगे। बिल्कुल, शक्ति जी की बात बिल्कुल उन्होंने कही है। बात शायद अगर हम ये कहते हैं कि हमें जवाब देना चाहिए तो लोग शायद ये लोग समझ ले, पॉलिटिकल क्लास से समझ लेता है कि हम वॉर की बात कर रहे हैं, पर वो वॉर जरूरी नहीं कि लड़ाई ही की जाए, बहुत सारे तरीके हैं जवाब देने के। सही बात है। तो डिप्लोमेटिक लेवल पे, बिजनेस एंड कॉमर्स लेवल पे अगर आपको लगता है कि पाकिस्तान जो एक रॉग स्टेट है वो भारत की सुख और शांति में दखलंदाजी कर रहा है, सीमाओं पर वो अनवांटेड एक्टिविटीज कर रहा है, हमारे सैनिकों को मार रहा है, तो निश्चित तौर पर आप ट्रेड रिलेशंस को पहले काटिए। ये एक तरीका होता है, मैंने डिप्लोमेटिक तरीके होते हैं चीजों को आपको मैसेज देने के। इनडायरेक्टली जिससे मैसेज दे सकते हैं, उनको मैसेज दे सकते हैं। आप अपने रुख को सख्त करेंगे, आप बताएंगे कि नहीं, इस तरह की हरकतों को हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बहुत सारे लेवल और डिग्री के बाद युद्ध की स्थिति आती है, लेकिन देश में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कंपोजिट डायलॉग होना चाहिए, कंपोजिट डायलॉग से चीजों को आगे बढ़ाकर और हम कश्मीर का मुद्दा सुलझा लेंगे। ठीक है, कंपोजिट डायलॉग एक तरीका हो सकता है और होना भी चाहिए, लेकिन जहां जिस देश में खुद लोग सुरक्षित नहीं है, डेली आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, स्कूल कॉलेज सुरक्षित नहीं है, अस्पताल सुरक्षित नहीं है, एम्बेसी सुरक्षित नहीं है, उस देश से आप उम्मीद लगाते हैं कि वो एक शांति वार्ता के माध्यम से आपको कश्मीर जैसे मुद्दे को हल करने में मदद करेगा। ये कल्पना से परे है। और इस तरह के जो नीति निर्धारक हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी नीति कैसे हो और ये स्पष्ट हो कि पारदर्शिता की बहुत कमी और सैनिकों का मोराल कहीं से कम ना हो, ये ऐसी नीति बननी चाहिए। मिश्रा जी, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी देश को इतिहास से सबक लेना चाहिए। हमने कभी भी कोई भी इतिहास से सबक नहीं लिया है। मैंने हर लड़ाई को कोट किया। 14 अगस्त से पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला शुरू किया। हम 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुए थे, उन्होंने अपना आधे घंटे टाइम बढ़ा के कम करके 14 अगस्त को इंडिपेंडेंट हुए। उस दिन से भारत पर हमला उन्होंने शुरू किया। हर हमले के बाद हम बातचीत करते हैं उनसे, हर हमले के बाद उनसे यह कहते हैं कि हम पीस चाहते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही काम करता है। तो क्या आज तक हम समझ नहीं पाए हैं कि आप जितने भी डायलॉग कर लो, जितने भी आप उनके साथ पीस टॉक कर लो, जितने भी सेक्रेटरी लेवल या मिनिस्टर लेवल की बात कर लो, वो उसी बात पर आ जाते हैं और जब आपकी बात खत्म होती है तो आपके ऊपर हमला कर देते हैं। घूम फिर के वहीं हम आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। सोलंकी जी, जरा एक बात बताइए, आपको क्या लगता है, क्या स्वार्थ दिखता है आपको अभी सरकार के अंदर कि सरकार खुल करके संकेत भी नहीं दे पा रही? क्यों बार बार ये जो कंपोजिट डायलॉग की बात होती है, ऐसा क्या कारण दिखता है आपको? देखिए, सरकार के अंदर राष्ट्रीय जो इच्छा शक्ति जो होती है ना, वो इच्छा शक्ति चाहिए जी। मैंने पहले भी आपको बोला है कि हमारी सेना में कोई कमजोरी नहीं है। हमने 1971 का युद्ध देखा है, हमने कारगिल का युद्ध देखा है,
हमने अमेरिका और इजराइल क्या करता है, ये सब हमारे इतिहास के उदाहरण सामने हैं। अमेरिका ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में आकर के और वो अपना उद्देश्य पूरा करता है। इसलिए ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग तो उसके साथ होना चाहिए जिसकी नीयत साफ हो। डायलॉग सिर्फ दिखावे के लिए होता है। पाकिस्तान एक आतंकवाद का केंद्र बन गया है, वहां पर बड़ी संख्या में कैंप चल रहे हैं जी। और इसलिए इनको खत्म करने के लिए हमको अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर भी बनाना चाहिए। ठीक है, इच्छा शक्ति की अमेरिका कमी। अन्य राष्ट्र हैं, उनके साथ मिलकर के हमने प्रेशर भी बनाना चाहिए कि आतंकवादी जो गतिविधियां वहां पर चल रही हैं वो खत्म की जाए। अब सितंबर में अब हमने सोचा था कि नवाज शरीफ के आने के बाद कुछ परिवर्तन होगा, हम अच्छी इच्छा तो करते हैं, लेकिन उसके आने के बाद भी परिवर्तन क्या हुआ। तीसरा एक बात मेरा और कहना है कि वहां की सेना वैसी नहीं है जैसे अपने यहाँ की सेना है। वहां पर सेना और टेररिस्ट इन दोनों का मिला जुला सारा का सारा चलता है जी। जितने सारे लोग बॉर्डर पर से आ जाते हैं वो कैसे आ जाते हैं, अगर वो किसी भी देश में है तो चले कैसे आते हैं वो, इसलिए उनकी मिलीजुली सारी बातें चलती हैं और वो आतंकवाद के सहारे ही सारी की सारी बातें मनवाना चाहते हैं। इसलिए बड़ी दृढ़ता के साथ खड़े होकर के उनका जवाब उसी तरह से देना पड़ेगा, तब वो हाथ में आएगा। बिल्कुल शर्मा जी, सीधा सवाल आपके ऊपर उठाया है यहाँ पर कि इच्छा शक्ति की कमी है बिल्कुल, और इंटरनेशनल प्रेशर तो आप बना ही नहीं पा रहे, नतीजे सबके सामने, देश भुगत रहा है। नहीं, फिर मैं सोलंकी जी जो आप बात कर रहे हैं मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था। फिर वही बात आती है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। जब हिंदुस्तान की बात आती है तो सभी पार्टियों को मिलकर काम करना चाहिए। और इच्छा शक्ति की रही बात तो पाकिस्तान एक दफे कह दे कि ये हमारे सिपाही थी, हमारी फौज थी, तो हिंदुस्तान के क्यों कहेगा सर? आप बताइए, आप कैसी बात कर रहे हैं? किसके तो क्यों एक्सेप्ट करेगा? युद्ध करें हम ये बताओ कहां युद्ध करें? बात युद्ध करने की भी नहीं है, हमारे आदमी थे। बात युद्ध कर, मेरी बात सुनिए, देखिए कैसे वो बात तो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। नहीं, वो एक्सेप्ट करके तो दिखाए, जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा नहीं कि हम चुप बैठेंगे, तो आप बैठेंगे जब वो एक्सेप्ट करेगा। नहीं, वो रात के अंधेरे रात में मार के चले आते हैं, पीठ में छुरा घोप देते हैं। सोलंकी जी क्या अब ये उम्मीद की जाए पाकिस्तान से कि वो एक्सेप्ट करेगा कि उनके लोग थे वो? तो जवाब देगा हिंदुस्तान, मुंह तोड़ जवाब देगा, एक एक जवाब देगा, आपको स्टैंड दिखाएगा। हिंदुस्तान कमजोर नहीं है, इच्छा शक्ति खत्म नहीं है हमारे देश के नेताओं को। आप अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि वहां से आपको बताया जाए कि वो है? किसके साथ करें? क्वेश्चन फिर वही है कि युद्ध किसके साथ करें, या तो फ्रंट बात हर चीज को युद्ध स्तर पे क्यों ले लेते हैं सर? नहीं, अब जो बात उठी है वो ये कांग्रेस की इच्छा शक्ति खत्म हो गई। कांग्रेस की इच्छा शक्ति या पार्टी या सरकार की इच्छा शक्ति उठनी है, हिंदुस्तान पहले है, बाद में कोई और काम है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं, उसमें भी आप पाकिस्तान से वेट कर रहे हैं कि वो बोलेंगे तो आप कुछ करेंगे। तुरंत बयान दे देता नहीं, हमारे सैनिक नहीं थे, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो कहीं किसको मारे हम? आप ये बताओ। सिद्धार्थ, इसका जवाब ये है कि वहां जो राजनीतिक पार्टियां या वहां की जो सरकारें हैं वो आप उनसे बातचीत का दौर शुरू करते हैं, उनसे कंपोजिट डायलॉग की बात करते हैं, लेकिन उन सरकार को वहां की सेना और वहां के जो संगठन हैं वो मानते नहीं है। और इच्छा शक्ति की कमी कैसे नहीं है? तो एक चीज बताइए, किसको मारा जाए मुझे बताओ ना, किसने अटैक करा? पाकिस्तान के अभी तुरंत एक्शन लिया तो उसने नहीं, उच्चायुक्त ने कहा पाकिस्तान के नहीं हमारे लोग सर 20 लोग घुसते हैं, 20 लोग घुस करके मार देते हैं। सुनो, आप अभी ये इंतजार करेंगे कारगिल के समय का जवाब दिया, कारगिल नहीं, कारगिल के समय का वो बंदा जो अभी उसकी वीडियो वहां रिलीज हुई है, उसने कहा कि हमने उसको कैप्टन कालिया की बात, कैप्टन कालिया का सर काटा है। और मुशर्रफ अभी कह रहे हैं कि उस समय जो है वो बॉर्डर एक्शन जो वहां का ऑर्गेनाइजेशन है, जो अभी सर बता रहे थे, जो वो लोग इन्वॉल्व थे कारगिल के दौरान, जो शुरुआत जब युद्ध की हुई थी। तो ये तो 5 साल बाद जाकर कहते हैं, वो क्यों कहेंगे? जवाब नहीं दे पाएंगे मिश्रा जी। जब वो पावर में तो उन्होंने नहीं कहा, अब पीछे राजनीति में नहीं है, वो खुद परेशान है तो कह रहे हैं। शर्मा जी जो बात कह रहे हैं फिजिबल लगती है प्रैक्टिकली। अगर किसी में दम है तो सामने आके लड़े, हम जवाब देंगे और हमारे देश और देश की सेना जवाब देगी। देखिए, आप अपने एनिमी के लिए कोई एक मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट नहीं तय कर सकते हैं, और आप इस उम्मीद में नहीं बैठ सकते हैं कि अगर वो ये करेगा तब हम इस बात को मानेंगे। पाकिस्तान के लिए यह सूट करता है कि आपको हमेशा वो डैमेज करता रहे और हमेशा ये कहता रहे कि हमसे कोई मतलब नहीं। हेमराज का जब सर काटा गया तो रबानी जो उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी, उन्होंने कहा कि हमारे तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हमेशा ही यह होता रहा है, और आज ही नहीं 1947 में भी पाकिस्तान ने कहा कि हमारी आर्मी नहीं इन्वॉल्व है, कबायली हैं। तो क्या आपने लड़ाई नहीं की? 62 में उन्होंने कहा, जब उनके इन्फिल्ट्रेशन हुए तो उनकी रेगुलर आर्मी आई थी, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो स्वतंत्रता सेनानी है जो कश्मीर में गए हैं। 71 में वो कहते हैं रजाकार्स गए हैं, हमारी रेगुलर आर्मी नहीं गई है। तो आपने लड़ाई किया। 99 में कारगिल में उन्होंने कहा भाई हमारी तो फौज गई ही नहीं, ये तो वहां के फ्रीडम फाइटर्स हैं। तो क्या आपने लड़ाई नहीं किया? बिल्कुल। कहने का मतलब यह है कि जब आपको क्षति होती है तो आपने उनको क्षति देनी है,
और अगर क्षति नहीं देंगे, नहीं पहुंचाएंगे, तो हमेशा आप यही भुगतते रहेंगे। एक बार नहीं, हर बार भुगतेंगे। नहीं तो यही चीज तो करेंगे। वो छद्म युद्ध हमेशा लड़ रहा है और हम इस उम्मीद में बैठे हैं कि वो क्लियर मैसेज दे। वो क्यों क्लियर मैसेज देगा? वो अपने अगर उसे क्लियर मैसेज देना होता तो वो करता ही क्यों करता ही क्यों? और वो अगर शांति चाहता तो भी क्यों करता? तो ऐसे स्थिति में हमें फिर वही बात है, वहां की राजनीति इस तरह की है कि आतंकवादी संगठन जो पनप रहे हैं वो अलग पनप रहे हैं, वहां भी राजनीति में झगड़ा है। कोई आप ये मानने को क्यों तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान आर्मी के लोग नहीं थे? नहीं, इसलिए मानने को तैयार नहीं। अगर वो थे तो सामने आके लड़े ना। क्यों लड़ेंगे? वो सामने आके एम्बुश करके वो लड़ रहे हैं। वो भी लोग ये बताइए शर्मा जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? कि हिंदुस्तान आज 21वीं सदी की तरफ जा रहा है, वो ना जाए, उसे रोकने की तैयारी है। आज हिंदुस्तान आम हिंदुस्तान नहीं है, 1 मिनट लगाएगा उड़ाने में, 1 मिनट। पर सब ये है कि मेहनत से बनाया, थोड़ा उसको अगर कोई सोलंकी जी सोलंकी जी, ये बात आपको पच रही है कि पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट करे? तो साथ नहीं देते हैं, इनको तो मौका चाहिए पार्लियामेंट बंद करने का। अगर इनको इतना दुख है देश को लेकर तो पार्लियामेंट बैठ के चर्चा करें और रणनीति बनाएं। इतना कमजोर नहीं भारत, ये लोग सब मिलकर पार्टी में बात करेंगे तो जरूर हम तोड़ जवाब दे पाएंगे। आज हम एक मिनट मैं अपनी बात खत्म कर लूं। आज हम अभी कोई एक्शन ले लेते तो ये भी पक्ष कहेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहता, ये नहीं होना चाहता। आज ये इनको तो बहाना चाहिए लड़ने का। अगर ये वाकई कुछ चाहते हैं तो बैठ के पार्लियामेंट में बात करें और प्रधानमंत्री के साथ अपनी कमेटी बनाए जो उन्होंने बनाई, बैठे और कोई निर्णय ले। देश के साथ जब कोई बात होती है सब पार्टी को इकट्ठा लड़के खड़ा हो जाना चाहिए। पूछ उनसे जवाब ले लेते। सोलंकी जी, ये बात लगातार निकल रही है, अब ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट चलने देते नहीं है, और एक बात ये भी उठ के आ रही है कि पाकिस्तान एक्सेप्ट कर ले तो हम लड़ लेंगे उनसे जाकर के। तो क्या आप पाकिस्तान एक्सेप्ट करेगा, आपको लगता है? देखिए, घटना 5-6 तारीख की रात में हुई है जी, और उस समय संसद चल रही है। और जब ये घटना होती है तो कितना गंभीरतापूर्ण बयान रक्षा मंत्री का होना चाहिए, वो गंभीरतापूर्ण बयान नहीं है, वो लचर बयान है। उनका बयान का इशारा लेकर के पाकिस्तान ये कहता है कि हमारे लोग ये नहीं थे। तो आपका इतना गंभीरता नहीं है आपके बयान में, आपका इतना लचर बयान है, और वो भी बयान रक्षा मंत्रालय का और सेना का। ये बयानों में अंतर है। इससे हमको ध्यान में आता है कि आप इस पूरी घटना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं जी। जहां पर चर्चा का सवाल है, तो चर्चा शुरू कौन करेगा? हु विल इनिशिएट द टॉक? ये तो सरकार इनिशिएट करेगी। अगर सरकार इस बात के लिए बातचीत करने के लिए अगर तैयार है तो उनको बुलाना चाहिए, बैठ करके बातचीत करना चाहिए। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज देश के अंदर है। बाहर से अगर आक्रमण होता है तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक है। और भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास रहा है कि जब कोई भी किसी भी तरह की आपदा अगर देश के ऊपर आई है तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा साथ में रही है, और इसलिए उसका बैठ करके विचार करना चाहिए। वास्तव में तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसका लाभ पाकिस्तान उठा रहा है हमारी लेटर पॉलिसी का। मिश्रा जी, जरा मुझे एक बात देखिए, क्या जो जैसी बात जिस ओर इशारा सोलंकी जी कर रहे हैं कि अब चूंकि रक्षा मंत्री ने अपना बयान दे दिया है, उनके बयान का सहारा लेकर के पाकिस्तान में प्रेस रिलीज भी गवर्नमेंट ने रिलीज की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारा तो कोई इसके अंदर नहीं, हम तो जानते भी नहीं क्या हुआ। क्या बल मिला उनको भी, चूंकि ये बात कही AK एंटनी ने? तो आप मानते हैं इस बात को? जहां तक ये स्टेटमेंट का सवाल है, मुझे नहीं पता कि उनको इन्फॉर्मेशन ये किसने दी। जो आर्मी के तहत एक रिलीज पेपर में कोट की गई है, उसमें यह था कि उसमें पाकिस्तानी फौजी थे। और मैं ये समझता हूं कि जैसा मैंने पहले बताया कि वो जो हालात थी जिसमें एम्बुश हुए हैं, जिसमें 5 आदमी मारे गए हैं, जख्मी हुआ है, कोई भी आदमी अथॉरिटी से नहीं कह सकता है उसमें कौन थे। न तो किसी ने उनको देखा है, मारने के बाद वो चले गए। जो जख्मी था वो भी अपने ऊंड के वजह से गिर पड़ा। तो इस पर सबसे बड़ा बयान यह हो सकता है कि पाकिस्तान के ही तरफ से आक्रमण हुआ होगा, भारत के लोग ये नहीं थे। और अगर आतंकवादी आए हैं या कोई आया है, पाकिस्तान से आया है, और पाकिस्तान के सीमा से या लाइन ऑफ कंट्रोल से ऐसा कोई आ ही नहीं सकता है। क्योंकि मैं जानता हूं वहां पर जो चौकियां उस सेक्टर में बनाई गई हैं उस वक्त थी, उसके ज्यादा हो गई हैं। तो यह बात मुमकिन नहीं है कि पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व नहीं थी। 100% पाकिस्तान की आर्मी इन्वॉल्व थी, और उन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। वो किसको लेके आए हैं अपने साथ, ये बात वही जान सकते हैं। हमको कोई ऐसी इल्म नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है जो बता सकती है। शक्ति जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि उनके बयान का सहारा पाकिस्तान ने लिया? डेफिनेटली, इसमें दो राय नहीं है। अगर वो इस तरह का बयान नहीं देते तो शायद आज जो है इस पर जो चर्चा दूसरी तरफ जाती होती। और जो देश के रक्षा मंत्री हैं और उन्होंने जो बयान दिया है, निश्चित तौर पे एक सेफ पैसेज उन्होंने देने का काम किया है पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स को और वहां के राजनीतिकारों को। और ऐसा करके फिर से एक बार उन्होंने ये दर्शाया है कि भारत इस तरह की घटनाओं को लेकर गंभीर नहीं है।
तो इसमें कहीं दो राय नहीं है, मैं इससे सहमत हूं। ठीक है सोलंकी साहब, ये अब जब प्रधानमंत्री जाएंगे, न्यूयॉर्क जाने की जब बात आ रही है और वहां पर जब वो मिलेंगे, जाकर के नवाज शरीफ से मुलाकात होगी, क्या लगता है सबसे महत्वपूर्ण क्या है? उस टाइम भी संकेत दे सकते हैं, उस टाइम भी कोई बात ऐसी हो सकती है जब हम मिलेंगे अगली बार, तो हमारे मन में तो बड़ी जल्दी रहती है मिलने की, कि मिल लें और बात कर लें, पता नहीं क्या बात होती है, पर जवान हमारे मर जाते हैं। क्या एक्सपेक्ट बीजेपी कर रही है, क्या उम्मीदें आपकी हैं? कि बातचीत और ये अटैक इस तरह का और पाकिस्तान का बर्बरतापूर्ण व्यवहार दोनों एक साथ नहीं चल सकते। हमने पाकिस्तान की नीयत क्या है उसको समझना चाहिए और उस नीयत का इलाज किस तरह से होता है मिल बैठ करके उसकी योजना बनाना चाहिए। अभी तो हमारे रक्षा मंत्री के बयान के कारण पाकिस्तान का जो बयान आया है वो ये आया है कि ये 5 फौजी हमारे जो मारे गए, ये घायल हुआ है, ये भारत की सीमा में हुआ है, हमारी फौज गई नहीं है, वहीं का जो टेररिस्ट है उनने इन पे आक्रमण करके इनको मार दिया है। पाकिस्तान का तो बयान ये आ रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत चिंताजनक इसीलिए भी हो जाता है कि वो इसको मान नहीं रहा है कि हमारी वो जो बॉर्डर एक्शन टीम है उसने मारा है। आपकी सीमा में मारे गए, आपकी सीमा के टेररिस्ट आकर के उन्होंने उनको मार दिया है। पाकिस्तान तो क्या आपको लगता है 26/11 का मुद्दा अब अहम बनेगा फिर? और रक्षा मंत्री का जो बयान है वो इसको सपोर्ट कर रहा है। ये तो स्थिति बन रही है, इसलिए पाकिस्तान के साथ तो उसकी सारी नीयत को समझ करके और उसकी स्ट्रेटेजी बनाकर उसी बात से व्यवहार करना चाहिए। और नवाज शरीफ कोई भी बात करें, नवाज शरीफ की बात सेना मानती कहाँ है? सोलंकी जी, क्या सिर्फ ये इच्छा शक्ति की ही कमी है कि इसके अलावा भी कुछ और दिखता है आपको? इच्छा शक्ति की कमी है, क्योंकि हमने कारगिल में बता दिया है, हमने 1971 के युद्ध में बता दिया है। एक बार पूरा राष्ट्र जब खड़ा हो गया और हमारी सेना पूरी ताकत के साथ जब खड़ी हुई तो हमने दोनों बार ऐतिहासिक विजय प्राप्त की है और इसके बिना कोई रास्ता नहीं है। ये चर्चा जो है जब नीयत साफ हो तब चर्चा होती है, चर्चा इसका निदान नहीं है। इसका निदान तो जिस तरह पाकिस्तान कर रहा है उसी प्रकार से करके और उसको खेत करना पड़ेगा और उसको पराजित करना पड़ेगा और उसको ध्यान में लाना पड़ेगा। शक्ति जी, अब जब प्रधानमंत्री मिलने के लिए जाएंगे, बार बार ये बात निकल करके आती है कि नवाज शरीफ से जब मुलाकात होगी या उसके अंदर एक कयास है हालांकि कि 26/11 के मुद्दे को साइड में रखने की बात है कि उस पर आप बात मत कीजिए, उसके अलावा तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। कश्मीर भी जो रहेगा ठीक है, पर उसके पहले हमारी दूसरी प्रायोरिटीज हैं, तो क्यों ना करें हम जाकर 26/11 पे बात? क्या प्रायोरिटीज है, पहले तो ये तय करना पड़ेगा कि प्रायोरिटीज क्या है। ठीक है, दोनों मुल्कों के बीच में क्या प्रायोरिटीज हैं। अगर आतंकवाद और सीमा पार नक्सल, ये आतंक इन्फिल्ट्रेशन और सीमा LOC पे जो स्थिति है वो अगर प्रायोरिटी नहीं है तो प्रायोरिटी है क्या? दूसरी चीज मैं ये कहता हूं कि बातचीत आप करें, बातचीत करना चाहिए क्योंकि वो पड़ोसी राज्य है और हम ऐसा नहीं है कि उसको नजरअंदाज करके चल सकते हैं। ठीक है, उसको हमको कंसिडर करना पड़ेगा अपने फॉरेन पॉलिसी के अंतर्गत, हमारे तमाम नीतियों के अंतर्गत कि पाकिस्तान और जो एडजॉइनिंग जो कंट्रीज हैं उनके साथ हमारे रिश्ते कैसे हों। लेकिन हमारे को कूटनीतिक तौर पे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे एक सख्त मैसेज देने की जरूरत है कि नहीं, ठीक है, अगर आप हमारे साथ अगर कुछ गलत करते हैं तो हम रिटेलिएट भी कर सकते हैं। इस तरह की सिग्नलिंग होनी चाहिए। ये तो फिर उम्मीद करना ही बेमानी हो जाएगा सर, जो हम सूरत हाल अभी देख रहे हैं। अगर हम ओबामा की बात करें, जैसे कि चीन के ऊपर दबाव बना के स्नोडेन रशिया पहुंचे, अब रशिया पहुंचने के बाद वहां उन्होंने, ओबामा ने कह दिया है कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे कि मैं रूस जाऊंगा कि नहीं। ये जो स्टैंड लिया ये भी संकेत दे रहा है। बात इस लड़ाई की बात तो है नहीं हर जगह, लड़ाई की बात नहीं, लेकिन एक चीज बताओ ना, ये जो प्रधानमंत्री, आज कहीं मैंने देखा है कि कांग्रेस की तरफ से किसी का बयान आया है कि किसी भी कीमत पे बातचीत होगी, मुलाकात होगी। तो अब मुलाकात से आखिर उसका आउटकम क्या है? जैसा कि अभी बताया सर ने कि पिछले 60-65 वर्षों में लगातार बातचीत होती रही है, लगातार युद्ध होते रहे हैं, लगातार इन्फिल्ट्रेशन होता रहा है, लगातार इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। उसके बावजूद भी बातचीत होता रहा है, लेकिन बातचीत का अल्टीमेट कोई बहुत अच्छा परिणाम निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। और इस तरह की बातचीत का क्या फायदा? ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। तो अगर बातचीत से अगर कुछ नहीं निकल रहा है तो कम से कम आप अपनी रुष्टता को दिखाकर, अपने गुस्से को दिखाकर कम से कम चीजों पर कुछ तो कंट्रोल कर सकते हैं आप। सर ये नीतिकारों को सोचने की जरूरत है कि आखिर वो चाहते क्या। सर देखिए, ऐसा है कि जहां तक नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है, हर एक कंट्री को अपना नेशनल इंटरेस्ट ऊपर रखना चाहिए। मैं 2 देशों की के बारे में बात करूंगा, एक जापान के बारे में और एक चीन। जापान और चीन के इंटरेस्टों में क्लैश है, लेकिन
किसी भी हालत में ये लोग ये नहीं परवाह करते हैं कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगा, हम शांत प्रिय देश हैं या नहीं हैं, हम गंभीर देश हैं या नहीं, हमारी जो पंचशील की योजनाएं थी वो अभी लागू हैं या नहीं, इसके बारे में ये दोनों देश नहीं फिक्र करते हैं। जब उनके नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो दुनिया के व्यूज को एक तरफ रखते हैं, अपने व्यूज को दूसरी तरफ। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर हमारा देश सिर्फ यही सोचता रहे कि मैं एक शांतिप्रिय देश हूं, हमारा पूरे दुनिया में हमारी यही शाख है कि हम बिल्कुल ही शांति रखना चाहते हैं, और यह कह के अगर हमें नुकसान हो रहा है तो हम देश के हित की बात नहीं सोच रहे हैं, हम एक माहौल की बात सोच रहे हैं। हमको माहौल की बात नहीं सोचनी है, देश के हित की बात सोच रही है। अगर हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और हमको कड़ा स्टेप उठाना पड़ रहा है तो चाहे दुनिया में लोग कहें कि हम शांतिप्रिय कम हैं, लेकिन देश के हित की रक्षा करने के लिए हम तैयार हैं, तो हमें वही मंजूर होना चाहिए। नहीं, हमारे शांतिप्रिय होने की जो बात है या जो मंशा है उसको आज शायद पूरी दुनिया कायरता के तौर पर देखने लगी है, जिसका परिणाम यह है कि जो चाइना 62 के बाद से शायद बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था, अरुणाचल में पिछले 2-4-5 सालों से कुछ मूवमेंट शुरू हो गई, अब वो लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर तक चले आए, फिर अब आज उत्तराखंड के सीमा से उन एक्टिविटी बढ़ा दी। तो अगर हम शांति प्रिय हैं, ये मैसेज हम बार बार अगर देते रहे हैं और उसको दुनिया ये समझ रही है कि हम कायर हैं, तो ये नहीं चलेगा। ठीक है, इस पर विचार करने की जरूरत है और इस पर बदली करना है, इसको चेंज करने की जरूरत है। नेता क्या दिक्कत होती है, हमें समझ में ये बात भी नहीं आती कि जब ये सब रणनीतियां बनती होंगी, स्ट्रेटजीज बनती होंगी, तो ये सब चीजें तो हमारे सामने है। जैसा कि सर ने भी कहा कि हम इतिहास से क्या सबक ले रहे हैं फिर अगर नहीं ले रहे तो, और हर चीज को हम युद्ध के पैमाने पर क्यों तोले? क्या ये सक्षमता नहीं है शर्मा जी? क्या हमारे नेताओं में, क्या आपके नेताओं के पास इतनी सक्षमता नहीं कि स्टैंड लेकर के बात कहें कि नहीं हम तुमसे नहीं मिलेंगे, हम तुमसे मुलाकात नहीं करेंगे जब तक आप ये चीजें बंद नहीं करेंगे? तो क्या जरूरत है? कहने की जरूरत क्या है? आप बड़े राष्ट्र हैं, आप उसको मिलना है, वो कहेगा कि मैं मिलना चाहता, आप क्यों? आप तो जाते तो हम ही है ना, हमेशा हमें ही तमगा चाहिए बेस्ट नेशन का वहां जाकर के। कौन सा बेस्ट नेशन? पाकिस्तान के अंदर हमारी उससे और से पहल होती है हर चीज को लेकर। ठीक है, आप बड़े भाई के तौर पे अभी तक पहल करते आए हैं, लेकिन अब जब वो एक ऐसा राष्ट्र जो कि अराजकता के दौर से गुजर रहा है, जो राजनीतिक अराजकता के दौर से गुजर रहा है, बात आप रख दीजिए। आज जो सच्चाई है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है और एक छोटे छोटे देश इसको अपनी झगड़ों में उलझाना चाहते हैं। आज हिंदुस्तान का वर्ल्ड में नाम है, हमारे सैनिकों की ताकत का सबको पता है, पर जो कुछ आतंकवादी संगठन है जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान उभरे, वो चाहता है इनको आपस में झगड़वा के यही खत्म कर दें। ये आप क्यों मानने को तैयार नहीं है कि ये सैनिक, आप अभी भी आतंकवादी संगठन कह रहे हैं? आपको ये कहना चाहता हूं कि हम लड़ाई किस चल रहे हैं, या तो कोई सामने आके लड़े तो हम जवाब दें। सीधी लड़ाई है सर, किसी और से लड़ाई नहीं है। आज तक पाकिस्तान की हिम्मत हुई है कि हिंदुस्तान के सामने अड़े। वो आतंकवादी किसके सर? वो आतंकवादी किसके? नहीं, आतंकवादी कौन शरण दे रहा? बना दे रहे हैं वहां के लोग, ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको आईएसआई के साथ मिलकर के, और आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादी। वहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें आपस में झगड़े भिड़ाने की कोशिश, जो सत्ता में है वो सत्ता को डाउन करने के लिए सब करा रहा है। सच्चाई बात तो ये है कि है ना सर, नहीं, पाकिस्तान की सरकार नहीं है, अलग थोड़ी है। अगर कोई भी आदमी फ्रंट में आके लड़ेगा तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, हमारी देश की सेना जवाब देगी। हमारा देश कमजोर नहीं है, आज हमारे देश को बड़ी ताकत में सब लोग जानते हैं। तो अब आप मिश्रा जी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखिएगा। देखिए, ऐसा है कि हमको आज देश की क्या स्थिति है इसके बारे में सोचना पड़ेगा। जहां तक भारत एक महान देश है इसका सवाल है, मैं आज यह कहना चाहता हूं कि आपकी रुपी स्लाइड हो रही है, आप उसको चेक नहीं कर पाए हैं। आपके यहाँ करप्शन का जो ग्राफ है शायद विश्व में कहीं आप नीचे से तीसरे या चौथे स्थान पर हैं। जहां तक आपका सीमाओं पर विरोध हो रहा है वहां कई देश आ गए हैं। तो अगर आप अपने को यही सोचते रहें कि हम एक ऐसी स्थान पर पहुंच गए हैं जहां पर हम एक बहुत ही महानता प्राप्त कर लिए हैं, तो आज की सच्चाई नहीं है। हमको हर फ्रंट पर एफर्ट करना पड़ेगा, हर फ्रंट पर हमारी फेलियर हो रही है। बिल्कुल संक्षेप अपनी बात से आप मैं इस बात को, मिश्रा जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कि आज जो देश के हालात हैं, चाहे राजनीतिक लेवल पे या चाहे भ्रष्टाचार के लेवल पे या अर्थव्यवस्था के लेवल पे या नेतृत्व के लेवल पे जो हालात हैं, उन्हीं चिंताजनक हैं और उन्हीं हालातों ने इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम किया है। अदरवाइज पाकिस्तान इस तरह की घटनाएं नहीं करता, चाइना इस तरह की घटनाएं नहीं करता, लेकिन उसे मालूम है कि आज भारत
राजनीतिक तौर पे बहुत कमजोर हो चुका है, आंतरिक राजनीति के तौर पर ये कोई आपकी बात का आंसर नहीं है। राजनीतिक तौर पे कहीं भारत कमजोर नहीं है, एकदम कमजोर। भारत आगे बढ़ रहा है। और भारत आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है? फॉरेन पॉलिसी, आज हमारा देश कहां जा रहा है आप देखो ना, कहां गया क्या था पहले, अब क्या हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। अब सहयोग चाहिए राजनीतिक पार्टियों का जो नहीं दे रही है। हमारी पार्लियामेंट चलेगी तो वही कड़े डिसीजन भी होंगे। बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए प्लीज, कैसे आप इस पूरी चीज को समापन करना चाहेंगे? सोलंकी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ, आवाज आ रही है जी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रख दीजिए। देखिए, देश स्वतंत्र हो गया 1947 में जी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राष्ट्रों का विलय करवाया, सब कुछ करवाया। कश्मीर का मामला क्यों उलझ गया? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के पास था। ठीक है। पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, 1/3 कश्मीर उन्होंने ऑक्युपाइड कर लिया। सेना को आदेश नहीं दिए उन्होंने, वो प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने के बाद भी आदेश नहीं दिए। 1/3 जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको लेने की अपन ने क्या कोशिश की पूरे राष्ट्र ने? कश्मीर के अंदर इतनी आतंकवादी घटनाएं हो रही है, और आतंकवादी घटनाओं कौन रोक रहा है? इसमें तुष्टिकांड भी है। चलिए, तो कुल मिलाकर हमें सर वक्त की कमी माफ कीजिएगा, पर कुल मिलाकर हमें समझना होगा यहाँ पर कि बहुत जरूरी है कि इसे हल्के में ना लिया जाए। स्टैंड लेने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लड़ाई लड़ लें या लड़ाई लड़ने के बाद में हम किसी से झगड़ लें या सीधा युद्ध कर लें, पर बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम हमारे स्टैंड क्लियर कर सकते हैं, भले ही वो अलग तरीके से एक कंपोजिट डायलॉग के जरिए हो या कि फिर ऐसी पॉलिसीज बना करके जिससे पाकिस्तान पर यह संदेश जाए कि हाँ, ये इस मुद्दे के ऊपर भारत बहुत ज्यादा गंभीर है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा।